जी नमस्कार मित्रों। तो आज है 19 नवंबर शनिवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी करीब 190 डेज आर लेफ्ट। या हम ये कहें कि 6 महीने और 10 दिन बाकी हैं। अपना मुद्दा है पिछले 3 दिन के करंट अफेयर 17, 18, 19 को ख़त्म करते हैं। देखिए, 6 महीने 10 दिन बाकी है, उसके अंदर 1.5 2 महीने तो पुराना पड़ा, उसका रिवीजन करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरनमेंट। तो अभी नया पढ़ने के लिए करीब 4 साढ़े 4 महीने बाकी। तो जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, तो 40 मिनट सब चीज़ का वीडियो मत देखने बैठो। अभी भी मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वहाँ पर फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, तो जो इंपॉर्टेंट या हार्ड टू अंडरस्टैंड चीज़ें हैं, जो बोल के नहीं, जरा देख के समझा के करनी पड़ी, वो हम देखेंगे। बाकी पढ़ के जो ख़त्म कर सकते हैं तो वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल मुनाल ORG पे मैंने टेक्स्ट नोट डाली, उसमें पढ़ लेना। सबसे पहले हमको समझना है ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स। कुल मिलाकर चीज़ ऐसी है कि सपोज हम लोग रशिया से कुछ इंपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल। तो रशिया का जो आदमी है वो क्या हुआ, एक्सपोर्टर, और हम क्या हुए, इंपोर्टर। अब आप सोचिए कि रशिया के एक्सपोर्टर का बैंक अकाउंट तो रूबल करेंसी में रशिया के कोई बैंक में होगा, जैसे रशिया का VTP बैंक। अब हम उसको रूबल, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो रुपी करेंसी है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसे डॉलर में पेमेंट करें, लेकिन उसमें ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते अमेरिका यूरोप ने सब सैंक्शन प्रतिबंध लगाए हैं। हमारे खुद के पास डॉलर RBI के फॉरेक्स रिजर्व में कम है, क्योंकि अलग अलग दूसरी क्राइसिस चल रही है, तो हम उसको डॉलर में तो पेमेंट कर नहीं सकते। तो हम उसको ये कहते हैं, भाई तुम रूपी करेंसी में, भारत के रुपये में पेमेंट ले लो। लेकिन वो देंगे उसको कैसे? उसका तरीका ये है कि आप ये रशिया के आदमी को कहो, एक्सपोर्टर को, कि तुम्हारा रशिया के VTP बैंक में अकाउंट है, तो तुम अपनी इस VTP बैंक को बोलो कि वो हमारे SBI UTI या कोई दूसरे अपने भारत के बैंक में एक नया अकाउंट खोल दे। तो रशियन बैंक वो इंडिया के बैंक में अकाउंट खोले और उसमें रूपी करेंसी में भारत कि जो भी बिजनेसमैन है, सरकार है, उसको जो पेमेंट करना होगा ये रशिया के ऑयल एक्सपोर्टर को, वो हम रुपया करेंसी में उसको दे देंगे। तो जो ये खेल किया गया उसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ये जो नया अकाउंट बनाया गया है, ये ब्लू कलर वाला SBI के अंदर, कि जहाँ पर इंडियन इंपोर्टर जो रशिया से क्रूड ऑयल गैस कुछ इंपोर्ट कर रहा है और हम उसको रूपी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो बैंक अकाउंट है उसको हम रशिया के नज़रिए से देखें तो उसे कहा जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो का मतलब लेटिन भाषा में कि हमारा, हाँ तो बराबर है, रशिया का ही अकाउंट है। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये जो बैंक अकाउंट बना है उसे हम क्या कहेंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो मतलब लेटिन में आपका, हाँ तो बराबर है, उनका अकाउंट है। तो ये वाली चीज़ चर्चा में इसलिए है कि ऑलरेडी कुछ रशियन बैंकों ने ऐसे खाते खोले थे, अब कुछ और नए नए ऐसे अकाउंट 9 अलग अलग बैंकों ने खोले, इसलिए चर्चा में। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक तो ये कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, मतलब भारत के, हम डॉलर पे निर्भर न रहते हुए भारत की ही करेंसी से बाहर का माल इंपोर्ट कर सके, ये एक फ़ायदा हुआ। रुपी सेटलमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, इससे फ़ायदा ये है कि हमें डॉलर पे निर्भर नहीं रहना पड़े। तो ये जो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी आती है, प्रॉब्लम्स चलते हैं, उससे हम बच सकते हैं। और दूसरे फ़ायदे इससे क्या, जस्ट अ मिनट। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन डॉलर्स, ये का फ़ायदा। चैलेंजेस क्या है? मित्रों, ताली दो हाथ से बजती है। सिर्फ हमारे कहने से काफ़ी नहीं है, रशिया के अंदर भी बिजनेसमैन को दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमको ऐसा खेल खेलना है। क्योंकि जब उसे रूपी करेंसी में पेमेंट मिलता है तो इसका मतलब रशिया वो रुपये से भारत के अंदर से ही कुछ मेडिसिन, गेहूं चावल, कुछ दवाइयाँ, कुछ टीवी फ्रिज मोबाइल खरीद के ले जाएगा वो बिजनेसमैन। लेकिन इंडिया मेड गुड्स की रशिया में कोई इतनी डिमांड है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मर्सिडीज वाली आईफोन हम बनाते, मतलब बनाते हैं लेकिन कम होगा अभी, क्योंकि नया नया ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत ये चेन्नई वगैरह में आईफोन की फैक्ट्री लगाई गई है। तो अभी ये स्केल अप होना बाकी, इसलिए रशिया को इतनी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये तो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी ऑयल गैस एक्सपोर्ट करके पैसा जोड़ना है, इसलिए वो अभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, जब तक इंडिया खुद के मेड इन इंडिया गुड्स, वो LG सैमसंग मोबाइल जैसी हम बड़ी चीज़ हासिल नहीं करते। प्रीलिम के लिए तो एक दो लाइन में कि ये वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। मेंस के लिए कि रूपी का जो एक्सचेंज रेट है उसमें क्यों इंस्टेबिलिटी है, और उसको चेंज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए RBI और सरकार क्या कदम उठा रही है, उसमें आगे क्या लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है, तो ये सब बोल बच्चन आप कर सकते हैं। दूसरा कि नीति आयोग के अंदर एक नया फुल टाइम मेंबर आया है,
नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन बंद करने के बाद, योजना आयोग बंद करने के बाद सरकार ने एक नई बॉडी बनाई थी, नीति आयोग। तो जैसे कंपनी के ऊपर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसी तरह नीति आयोग में, नीति आयोग के ऊपर उसकी गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह बैठते हैं। फिर ये नीति आयोग खुद क्या है? तो नीति आयोग के ऊपर तो गवर्निंग काउंसिल मैंने आपको बताया। अब नीति आयोग खुद क्या है? तो वहाँ पर उसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन वो एक इकोनॉमिस्ट होगा, और उसके नीचे एक आईएएस ऑफिसर होगा जो रोज का ये काम फाइल वर्क वगैरह देखेगा, जिसे हम कहते हैं सीयू। इसके अलावा नीति आयोग में अलग अलग जात के मेंबर होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कहा जाए कि होम मिनिस्टर विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो फिर वो राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, कौन है अभी मिनिस्टर, वो खुद आके वहां पर बैठ जाएगा। तो पदेन मतलब वो अमित शाह है इसलिए नहीं, जो उसका पद है होम मिनिस्टर इसलिए। ठीक है, तो फुल टाइम मेंबर्स उसमें चर्चा क्या है? एक वीके सारस्वत, एक प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वीके पॉल, ये लोग तो थे। अभी एक चौथा फुल टाइम मेंबर ऐड किया है, अरविंद वीरमणि, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, इसलिए ये चीज़ चर्चा में आई। तो पर्सन इन न्यूज़ के अंदर वैसे आईएएस एग्जाम में इतना छोटा तो नहीं पूछते कि कौन है, लेकिन बाकी सब एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कि ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने। अच्छा, ये जो अलग अलग चीज़ें हम समझ रहे हैं, उसी तरह चाहे कि ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, या फिर कि ये कार्ड टोकनाइजेशन स्कीम क्या है, फिर कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, या फिर कि ये बिटकॉइन वगैरह कैसे काम करते हैं और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं वगैरह, ये सब समझने के लिए, वैसे तो मेरा इकोनॉमी कोर्स है ही, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए ऐसे सब इमेजेस, कॉमिक्स वगैरह के साथ ऐसा मेरा अभी काम चल रहा है, जिसके चलते मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए पिछले 3 दिन मैंने ये जो कंटिन्यूस वीडियो बनाता हूँ मैं डेली करंट अफेयर्स, उसकी जगह थोड़ा ब्रेक आया। बीच बीच में ऐसे और ब्रेक आते रहेंगे, तो चिंता मत करिए, वो तो बैकलॉग होता है, तो बैकलॉग खत्म करते रहेंगे। खैर, तो ये ऐसा मेरा ये इकोनॉमी का कोर्स, पावर पॉइंट से हम फुल लेंथ पढ़ाई करते हैं, रिवीजन फ्रेंडली, हैंड आउट, वीकली क्विज होती है, इकोनॉमी की थियरी और करंट दोनों उसमें कवर हो रहा है। ऐसी मेरी ये नई बैच कोर्स वो लॉन्च हो चुका है 17 तारीख से, तो अभी 2-3 दिन के लेक्चर हुए होंगे। इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट, आप ज्वाइन कर सकते हैं, पुराना मिस हो गया उसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के सभी बड़े टीचर्स वाला अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और एक ही सब्सक्रिप्शन में नेटफ्लिक्स में जैसे सारे पेड कोर्स अनलॉक हो जाते हैं, ऐसा यहाँ है। साथ ही साथ प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन नोट्स, ये सब आपको मिलता है। और अभी जो लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, और उसमें भी काफ़ी सारा प्राइस ड्रॉप के साथ आप उसे ले सकते हैं, और उसमें और ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं Monal.watch। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो जीएसटी काउंसिल ने महीने में कितनी बार मिलना चाहिए? उन्होंने ऐसा कुछ नियम खुद से बनाया है कि वी शुड मीट एवरी क्वार्टर, मतलब हर 3-3 महीने पे हमें मिलना चाहिए। लेकिन कोरोना के चलते वो थोड़ी देरी से 6 महीने 7 महीने हो जाए, और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट को खुद थोड़ी शायद आलस आ गया या कैजुअल एटीट्यूड कि अब ठीक है करेंगे जब मिलना है तो वेस्ट बंगाल और कुछ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने इस पर एतराज़ जताया कि जो लिखा है उस हिसाब से आप हर 3 महीने पर क्यों मीटिंग नहीं करते। कहते इसमें प्रीलिम के लिए कि हाँ ऐसे नियम हैं, और दूसरा मेंस के लिए क्या, फेडरलिज्म में चुनौतियाँ, संघवाद में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। एक ये भी कि राज्य चाहते हैं रेगुलर मीटिंग हो, लेकिन हो नहीं पाती। दूसरी, इकोनॉमी में आजकल टर्म एक चर्चा में, इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर का मतलब आप समझते हैं कि कोई ऐसा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करने वाला व्यक्ति है, फिर ये मिंत्रा फ्लिपकार्ट वाले उसको कहे कि तुम हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, तो वो सब क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर, जिसके लिए उसको पैसा मिलता है। अब आजकल अलग अलग बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजरी टाइप के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए कि कोई नया कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कौन सी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, आपको कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे, टैक्स कैसे बचाओगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वगैरह बहुत सारी वो सलाह देते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है कि कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े वाले इन्फ्लुएंसर्स वो कुछ नई नई कंपनियों से पैसा लेकर उनका आईपीओ बेदम हो, बकवास हो, तो भी उसको ज़्यादा शह देते हैं ताकि और ज़्यादा लोग उसको खरीदें और मार्केट में हाइप बने, या जो ऑलरेडी बाजार में कोई कमज़ोर कंपनी का शेयर है उसकी हाइप बनाई जाए ताकि उसका भाव और चढ़ जाए। तो फिर जो बोले निवेशक है उसमें पैसा डालते हैं, डूब जाता है, और बाकी सब कमा लेते हैं जो शार्क्स हैं।
तो इन सब को और सख्ती करने के लिए सेबी कुछ नियम बनाने वाला है, इसलिए चर्चा में। इन्फ्लुएंसर क्या है? इस टाइप के इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंशियल एडवाइजरी देती है, और चर्चा में क्यों है? क्योंकि सेबी उस पर कुछ गाइडलाइंस बनाने वाला है। दूसरा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये कई बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उसको फिर से बता दूं। आप सरकारी नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो भी मंथली सैलरी है उसमें से कुछ पैसा कट होगा, और वो सामने गवर्नमेंट भी अपने पॉकेट से कुछ पैसा देगी। मान लिया आपने 10 रुपये दिए, सरकार ने 14 रुपये दिए या कुछ, और फिर ये वाला सब पैसा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के अंदर जाएगा, और वहाँ से फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, शेयर्स, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, वो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर उसमें जो भी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, डिविडेंड की कमाई होती है, तो रिटायरमेंट एज पर उन सब की मदद से आपको पेंशन मिलेगी। अब वैसे तो ये सब अच्छा दिखता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आ सकती है? अगर शेयर मार्केट गिर जाए, खासकर कोरोना के बाद तो बहुत ऊपर चढ़ा था, लेकिन आजकल सुस्ती में चलते, तो फिर आपको पेंशन भी कम मिले, क्योंकि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका पैसा उधर इन्वेस्टेड है तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके चलते जो सरकारी कर्मी हैं वो हमेशा शिकायत करते हैं कि हमको पुरानी वाली सिस्टम में ला दो, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी कि जहाँ पर सरकारी बाबू ने ऐसा कोई पैसा कंट्रीब्यूट करेगा और शेयर बाजार में इन्वेस्ट होगा, ऐसा नहीं। डायरेक्टली गवर्नमेंट उसको टैक्स पेयर का जो पैसा आया है उसमें से उसको हर महीने पेंशन दे देगा। कि रिटायर होने से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी क्या थी? मान लीजिए कि 1 लाख रुपए थी। हाँ तो ठीक है, तो उसका आधा करो, 50,000 आपको हर महीने पेंशन मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो बहुत बेस्ट है कि हाँ मेरी तो लाइफ सेट है, लेकिन ऐसा करने पर आप सोचो सरकार पर कितना सारा बोझ आ जाएगा कि टैक्स पेयर का ढेर सारा 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पेंशन में जा रहा है। ये ना हो इसलिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर इसको बंद करके हम एनपीएस लाए थे, जिसके बारे में मैंने आपको आगे बताया। चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि कुछ नॉन बीजेपी स्टेट्स, ये जैसे राजस्थान वगैरह, उसकी सरकारें ऐसा अनाउंस करती है कि हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, लेकिन फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी विरोध किया कि भाई पुरानी स्कीम में जाओगे तो जब रिटायरमेंट होगी आपके राज्य में इतनी इनकम है ही नहीं कि आप इन सबको संभाल पाओ, तो ये सब नहीं, आप न्यू पेंशन सिस्टम में रहिए, नेशनल पेंशन सिस्टम में रहिए वगैरह। तो इसके चलते कभी कभी चर्चा में आ जाता है। फिर कांग्रेस पार्टी कभी कहती है हाँ, फिर कुछ उसके मेंबर कहते हैं कि नहीं हम पुराने में बेहतर होगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। इकोनॉमी में इसके अलावा और भी समाचार थे, लेकिन उसके लिए पावर पॉइंट की ज़रूरत नहीं, तो सीधा ही उड़ा देते। जैसे कि हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 17, 18, 19 की। मित्रों, सरकारी जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उसमें ये मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, उस पर कुछ नियम होते हैं कि मैक्सिमम आप 5 साल तक नौकरी कर सकते हैं, फिर आपको हटा के किसी और को मौका देंगे। तो सरकार ने वो नियम बदल के बोला अब से 10 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या? मान लीजिए कोई 50 साल की उम्र में सीईओ बन गया, तो फिर 5 साल बाद आप उसको हटा देंगे तो नया आदमी ढूंढना पड़ेगा, और ये आदमी को इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ साल और भी चला लेगा तो कोई लूट नहीं जाता। तो टैलेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक में से ये HDFC, ICICI ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में चला जाता है, उसकी जगह उसको रिटेन किया जा सके, इसलिए सरकार ने ये कुछ कदम उठाए। फिर इन्फ्लुएंसर के बारे में मैंने आपको बताया। CAG ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम की नाराज़गी जताई, वो मैंने आपको बताया। फिर G20 OECD का एक प्रपोजल चल रहा है फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो इन्फ्लुएंसर जैसी बात है कि ऐसा सब जो कस्टमर है, बोले कस्टमर, उनका ये शेयर मार्केट, पेंशन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, उनका पैसा डूबता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर कॉलम में पिछले 3 दिन में ढेर सारे कॉलम तो आए, लेकिन मज़ेदार कॉलम मुझे सिर्फ एक लगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। वो मैंने पूरी लिंक यहाँ डाली, आप पूरी लिंक खुद आराम से पढ़िए, टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, थॉट्स एंड आइडियाज़। मैं उसको जिस्ट आपको बताऊं तो कुल मिलाकर आजकल सरकार ये कहती है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, और ये आईफोन और LG और सैमसंग भारत में आके अपनी सब प्रोडक्शन करेंगे और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो लेकिन विशेषज्ञों को ये चिंता है कि वो सब तो हाईली स्किल्ड इंजीनियर और टैलेंटेड लोग को रखेगा ना, जबकि भारत के पास ज़्यादातर लोग हैं उनका तो वो पढ़ाई लिखाई इतनी है नहीं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अलोन कैन नॉट क्रिएट जॉब्स, हमें कुछ और भी सोचना होगा। दूसरा, ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में आप जानते हैं, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि सपोज 2019 में एप्पल कंपनी ने भारत में 1,000 फ़ोन बनाए, फिर 2020 में उसने 1,100 बनाए, तो नए फ़ोन कितने बने? 100। तो वो नए इंडिया मेड 100 फ़ोन का जितना सेल हो गया, उसका 4 to 6% या कुछ परसेंट उतनी सब्सिडी भारत सरकार उसको देगी, एप्पल कंपनी को। लेकिन ये सब के अलावा और भी उनको सब
टैक्स सब्सिडी में छूट दी जाती है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि वो सब चीज़ें थोड़ी टाइट रखो, बहुत ज़्यादा सब टैक्स ब्रेक दिया मत करो, वरना फिर सरकार के पास पैसा भी नहीं आएगा गरीब कल्याण योजना चलाने के लिए। फिर उसने बात की कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? ऐसे निवेशक जो स्टार्टअप कंपनियों की मदद करते हैं। लेकिन ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो अगर कोई स्टार्टअप कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो सख्ती से उसको बंद करवा देते हैं, उसका सब बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठते हैं उन्हें भी वेंचर ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए। मतलब कोई भी स्कीम पॉलिसी ऐसी टैक्स की छूट सब्सिडी दी जा रही है किसी कंपनी को, तो नहीं अगर परफॉर्म करिए वो कंपनी तो तुरंत बंद कर दो, अदरवाइज यू विल नॉट हैव इनफ मनी टू रन द पॉवर्टी वेलफेयर स्कीम्स। मित्रों, एक वेंचर कैपिटलिस्ट वो अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो उसको भी पता है कि 5 में से 4 कंपनियां तो फेल हो जानी है, लेकिन जो एक कंपनी चल जाएगी वो मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस कर देगी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसा कुछ। तो वो उस जोखिम के साथ चलता है। यानी कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने वो तैयारी के साथ करना होगा कि 4-5 कंपनियों में पैसा डालूंगा। उसी तरह सरकार ने भी 4-5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डालना चाहिए पैसा, मतलब कि अपना थॉट प्रोसेस, टैक्स ब्रेक, सब्सिडी स्कीम्स, ताकि उसमें से 4 फेल भी हो जाए तो भी एक प्रोजेक्ट इतना बेहतर हो जाए, उसमें से इतना हमको पैसों का, जॉब क्रिएशन का फायदा हो जाए कि देश की तरक्की हो। जब मैं ये कहूँ कि चाइनीज़ माल है, तुरंत आपके दिल में क्या ख्याल आता है? बकवास क्वालिटी होगी, मतलब सस्ता माल होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ ताइवान का है ये लैपटॉप तो साउथ कोरिया में बना है, तो तुरंत आपकी आंखें थोड़ी चमक जाती है कि बेस्ट क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर कॉलम में ये बात की गई है कि जो साउथ कोरिया और ताइवान की सरकारें, वो भी अपने कंपनियों को, एक्सपोर्टर्स को टैक्स ब्रेक सब्सिडी देती है, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है कि एक्सपोर्ट से पहले उनका ही सरकारी ऑफिसर की बेस्ट क्वालिटी का माल तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन्स कि ब्रांड ताइवान, ब्रांड साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान, जब इन देशों का ही नाम लेते हैं तो ये मेड इन वहाँ का प्रोडक्ट है, तो हमारा तुरंत दिल खुश हो जाता है कि भले थोड़ा महंगा हो लेकिन हम खरीद लेंगे। तो भारत के अंदर भी जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर गवर्नमेंट ने खुद स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें हम ज़्यादा पैसा कमाएं, उसकी डिमांड बढ़े और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब चीज़ें बेहतर हो। फिर ये बायोप्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स और वगैरह बहुत सारी अलग अलग सेक्टर पे फोकस करो, इसकी बात है। वो आप सब आर्टिकल पढ़ लेना, मैंने लिंक शेयर किया है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि सरकार ने ये जो नोटबंदी की थी उसके बाद इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ और लोग एटीएम की लाइन में खड़े थे, वो मर गए प्यासे प्यासे, वगैरह वगैरह। अब उस पर वो केस चला है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक सोच ऐसी लगती है कुछ जजों की कि क्या इसको, केस को अभी जारी भी रखना है या अब इसको बंद करना है, कि ये एक अब एकेडमिक डिबेट है कि वो अच्छा था या बुरा, और वो सरकार की अपनी डिस्क्रिशन, विवेक था कि उन्होंने जो किया वो सही किया कि नहीं। अब इस पर जो जिरह चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी नवंबर महीना है, नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो इसलिए वो अच्छा इतने साल हो गए वगैरह बोल के कॉलम आते रहते हैं, हर बार पढ़ने बैठोगे तो भाई एग्जाम अपनी कितनी, ये नीचे मैंने लिखा है 6 महीने 10 दिन ही बचे हैं, तो नया पढ़ो अभी। वॉस्टो नॉस्टो अकाउंट मैंने आपको बता दिया पावर पॉइंट से, तो वो खेल खत्म। फिर आगे नीति आयोग का नया फुल टाइम मेंबर, वो मैंने आपको बताया। जीएसटी काउंसिल 3-3 महीने पे मिलनी चाहिए, नहीं मिले तो उसकी नाराज़गी है, वो मैंने आपको बताया। लास्टली यूजीसी। यूजीसी आजकल क्योंकि हायर एजुकेशन में नए नए प्रोफेसर्स की काफ़ी शॉर्टेज है, तो उसने 2 काम किए। पहले काम याद करो, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की, जिसको कंपनियों में 10-15 साल काम करने का अनुभव है, भले उसके पास पीएचडी नहीं हो तो उसको भी प्रोफेसर बना देंगे। अब एक नया काम और क्या है, सामान्य रूप से आपको अगर पीएचडी करनी हो तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कि जैसे बीए के बाद एमए, एमए के बाद आप पीएचडी कर सको। तो यूजीसी ने ऐसा अब सुधार किया है कि नहीं, नए जात के जो 4 साल के कॉम्पोजिट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स वगैरह, उसके बाद सीधा ही बंदा पीएचडी ज्वाइन कर सके, ऐसा करते हैं ताकि कम उम्र में लोग पीएचडी कंप्लीट कर सके और फिर उसमें भी अपने प्रोफेसरों की जो शॉर्टेज है तो थोड़ी कम हो सके। इसके बाद आगे एनवायरनमेंट और बाकी सब्जेक्ट के भी हैं, तो चलिए वो देखते हैं। पॉलिटी, ओके। पॉलिटी लास्ट 3 दिनों में क्या था, अगेन मैं सिर्फ खास बहुत चीज़ होगी तो पावर पॉइंट में बताऊंगा, बाकी खुद से पढ़ लेना, वो सब टेक्स्ट नोट और पीडीएफ में आ जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस, किशोर या नाबालिग उम्र के जो अपराधी हैं, उसमें अगर 0 to 15 एज का कोई अपराधी हो तो उसे जुवेनाइल के रूप में
ट्रीट किया जाए। उसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोई आजीवन कह दिया, उसे कोई फांसी पे लगा देंगे, ऐसे नहीं, उसे कम सजा दी जाएगी। हो सकता है 18 साल पे, 21 साल पे, 25 साल पे शायद उसको रिहा भी कर दिया जाए। और उसे हार्डकोर प्रिजनर्स जो होते हैं उसकी जेल में नहीं भेजेंगे, उसको करेक्शनल होम में भेजेंगे जहाँ जेल जैसा नहीं लगे, आश्रम जैसा लगे। तो वो जुवेनाइल जस्टिस हुआ। अब उसमें आई थिंक दिसंबर 2012 या 16 कभी, मेरे ख्याल से 12 में दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, निर्भया केस कि जिसके बाद बहुत ही लोग आक्रोश में आए थे और सरकार ने कुछ कानून में ऐसा चेंज, क्योंकि उसमें एक दो अपराधी ऐसे थे कि जो जुवेनाइल के रूप में उनको फिर छोड़ देना पड़े, ऐसी बात हुई थी। तो सरकार ने कुछ सुधार किए थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2016 में, कि अगर कोई 16 से 18 उम्र का अपराधी है तो उसे जुवेनाइल के रूप में वैसे तो ट्रीट किया जाए, लेकिन अगर उसने हीनियस क्राइम, बहुत ही गंभीर अपराध किया जैसे रेप, मर्डर वगैरह, तो फिर उसको एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए, मतलब उसको फांसी भी लग सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये वाली चीज़ चर्चा में इसलिए आई कि कथुआ गैंग रेप की, जहाँ पर एक 8 साल की बच्ची को किडनैप करके, रेप करके फिर मार दिया था, उसके जो जो अपराधी थे उसमें एक अपराधी ऐसा बोलता है कि मैं तो 15 साल का ही हूँ, तो मुझे तो जुवेनाइल के रूप में आप ट्राई करो। और उसने प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। अब आश्चर्य तब होता है कि ये जो लड़का है, उसके बड़े भाई का बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाए तो वो सिर्फ उससे 2 महीने बड़ा है और वो उसका सगा भाई है। तो आप सोचो कि उसकी मदर ने एक बच्चा पैदा हुआ, उसके 2 महीने बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जो कि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, ये आदमी नकली बर्थ सर्टिफिकेट लेके आया ताकि उसको नाबालिग के रूप में, जुवेनाइल के रूप में ट्राई किया जाए और सज़ा कम हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पाया और मेडिकल टेस्ट वगैरह में भी पाया कि ये तो उस वक्त जब इसने ये रेप किया था 19 to 23 एज का होगा, तो तुमको तो एडल्ट के रूप में सजा होगी और जो फांसी या लाइफ टाइम जेल हो सब तुमको हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए और भी सख्ती सरकार को भी बताई है कि भाई यही सब क्यों ऐसा चल रहा है, आप कानून में सुधार करो, ये सब लूप होल उसको हटाओ। ये अभी जुवेनाइल जस्टिस का ये कानून कुछ ज़्यादा नरम लगता है, जिसके चलते ये जो ऐसे किशोर अपराधी हैं उनके भी शायद हौसले बुलंद हो रहे हैं कि अपना तो कुछ होगा नहीं, छूट जाएंगे 18 21 साल पे, 25 साल पे। सो देयर नीड्स टू बी सम स्ट्रिक्टनेस। कैदियों का ही नाम लिया है तो राजीव गांधी की हत्या करने वाले जो अपराधी थे उनको पहले तो फांसी की बात होती, फिर उनको लाइफ टाइम प्रिजनमेंट, अब लाइफ टाइम में से भी उसको जेल में से छोड़ दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग जजमेंट में ये कहा था कि ये टेररिज्म नहीं है, ये तो मर्डर है। अब उसके खिलाफ पिछले 6 7 दिन तक तो सरकार, केंद्र सरकार चुप रही, लेकिन फिर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन डाली है कि नहीं, आपने जो जजमेंट दिया वो सही नहीं है, आपने हमारे सरकारी वकील की बात ध्यान से नहीं सुनी, और ये तो गंभीर मामला है, इसमें आप नहीं छोड़ सकते। अब उसमें ये था कि ये जो 6 7 जने हैं उसमें एक अपराधी ऐसा था जिसका रोल उतना गंभीर नहीं था, इसलिए उसको जल्दी कुछ छोड़ दिया जाए, तो अपन बाकी सब लोगों ने तो मर्डर किया है और वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किया, तो वगैरह। पर अभी उसका फाइनल जजमेंट आएगा तब हम उसे और ज़्यादा सोचेंगे। डिमोनेटाइजेशन का मामला मैंने आपको बताया, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री वापस चले केस, वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ये कुछ समाचार हैं पॉलिटी के। अब उसमें और भी कुछ होंगे जो छोटे छोटे समाचार, वो मैं आपको, वो टेक्स्ट में आप पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, और महीने के एंड में जो मंथली पीडीएफ आती है उसमें आप देख लेना। हाँ, तो बर्थ सर्टिफिकेट वाला ये कथुआ रेप वाली मैंने आपको बात की, फिर राजीव गांधी के हत्यारों की बात की, फिर ज्ञानवापी, वहाँ पर पहले मंदिर था या मस्जिद था, वो वाले केस के अंदर बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम नहीं पढ़ेंगे, फाइनल जजमेंट आने दो। अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, 6 महीने 10 दिन बाद है। फिर पॉक्सको के अंदर कन्विक्शन बहुत कम होता है, ऐसे सब डेटे। फिर ये अग्निपथ स्कीम, मिलिट्री में वो कुछ 4 साल के लिए आपको नौकरी मिले, वो वाली चीज़ सही है या गलत, उसके लिए कोर्ट में केस चल रहा है, पर उसका फाइनल जजमेंट आने दो। उसी तरह कुछ एल्गार परिषद, भीमा कोरेगांव, उसमें कोई अक्यूज पर्सन है गौतम नवलखा, उसको जेल में रखेंगे, नज़र कैद करेंगे, बॉल बाय बॉल कमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मित्रों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पहले कुछ बनाया था, फिर सरकार ने वापस लिया, फिर अभी नया बना रहे हैं, तो उसको और आगे बढ़ने दो। मुझे लगता है बजट सेशन में उसके बाद वो उसको डालेंगे तो थोड़े सेलियंट फीचर हमको एग्जैक्ट पता चले, तब देखें। अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री में मजा नहीं, क्योंकि अपनी एग्जाम 6 महीने 10 दिन बाद है, कल सुबह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आप जानते हैं COP27 इजिप्ट के शर्म अल शेख में क्लाइमेट चेंज समिट हो रही है। उसके सिलसिले में कुछ एक दो तीन टर्म्स चर्चा में आए। कार्बन लीकेज या कार्बन रिसाव क्या है। मान लीजिए मैं एक आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी चलाऊं और मैं बहुत प्रदूषण फैलाऊं,
लेकिन यूरोप में आप जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग टाइप लोगों के चलते प्रदूषण के खिलाफ नियम कानून बहुत सख्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, बहुत वादे चलते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी ये स्टील कोल वगैरह की जो भी कंपनी है, चाइना, इंडिया या ऐसे ऐसे देश में डाल दूँ कि जहाँ पर ऐसे नियम बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। तो जब भी ऐसा किया जाता है उसे कहा जाता है कार्बन लीकेज, क्योंकि ऐसा करने के बाद मैंने जो स्टील बनाया होगा मैं वो वापस यूरोप में एक्सपोर्ट करूँगा, और उस हिसाब से जितना मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण फैलाया वो रिश्ते हुए वहाँ पर मैं इनडायरेक्टली भेजूंगा। अब इससे लड़ना है तो क्या करना चाहिए? आपको लड़ना है तो ऐसी कंपनियों पर और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। तो बस उसी के लिए चर्चा में है कि वो यूरोपियन यूनियन के सब मेंबर्स को कहते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स, कि ऐसी कंपनियों का माल हमारे यूरोप में आएगा तो उस पर और ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे, उसके कहेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। लेकिन भारत, चाइना वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं। और क्या चर्चा में ये 2015 में क्लाइमेट चेंज की जो पेरिस समिट हुई थी उसमें ये कहा गया था हर एक देश ने दो डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला शॉर्ट टर्म के लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एनडीसी, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एमिशन। अब जो एनडीसी जमा करना है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो तो भारत सरकार ने कर दिया कि 2030 तक हम इतना कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इतनी बढ़ाएंगे वगैरह। वो हम पहले भी पढ़ चुके, तो मैं वापस नहीं पढ़ रहा, वीडियो पॉज करके बुलेट पॉइंट देख लेना। अभी नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट जारी करना था लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, तो वो वाला डॉक्यूमेंट कुछ दिन पहले जारी किया, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, कि जहाँ हमने ये कहा नेट जीरो एमिशन बाय 2070। इसका मतलब हमने जितने टन ये ग्लोबल वार्मिंग वाले ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उत्सर्जित किया है, तो सामने इतने पेड़ पौधे लगा देंगे, इतनी रिन्यूएबल एनर्जी और सब टेक्नोलॉजी करेंगे ताकि उतना कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम लोग शोषित कर लें, तो प्लस माइनस जीरो हो जाए, नेट जीरो एमिशन, शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन। अब उसके वास्ते हम लोग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, पेड़ पौधे लगाएंगे, वो सब पे फोकस करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे कि फिलामेंट बल्ब की जगह एलईडी बल्ब लगाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, एक्स्ट्रा फॉरेस्ट, ये सब के लिए ढेर सारा पैसा लेके आएंगे। उसके लिए बाजार में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे। फिर मिशन लाइफ यानी रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाए, प्लास्टिक की थैली नहीं, घर से कपड़े की थैली लेके निकलो जब भी आप सब्जी या सामान खरीदने जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। रिसर्च इनोवेशन करेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन वगैरह, चिकनी चुपड़ी बातें। तो ये चीज़ है, ये उसके मेन पॉइंट्स हुए। इसका क्रिटिसिज्म भी चलता है। क्रिटिसिज्म क्या है? इसमें कार्बन ट्रेडिंग के बारे में खास खुल के बात नहीं हुई, मीथेन रिडक्शन के बारे में खुल के बात नहीं हुई। देखिए मीथेन उत्सर्जित होता है, उसमें एक उसका बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, कैटल, पशुपालन और खेती बाड़ी। तो चावल की खेती से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। पशुपालन में भी जो मवेशी खाते हैं, फिर जुगाली करते हैं, बेल्चिंग, डकार लेते हैं, उससे मीथेन, फिर उसके गोबर में से मीथेन। लेकिन अगर वो सब कम करना है तो भारत सरकार ने किसानों पर सख्ती करनी पड़े कि तुम्हारे पास एक से ज़्यादा जानवर हो गए तो इतना टैक्स लगेगा, हर गाय भैंस पे 300 रुपये का कार्बन टैक्स लगेगा। तो वो सब हम कर नहीं सकते, पॉलिटिकल इट इज़ अ सेंसिटिव इशू, तो हमने उस पर कुछ बात नहीं की। तो इसलिए कुछ ये ग्रेटा थनबर्ग टाइप लोग उसका नेगेटिव आर्ग्यूमेंट चलाते हैं। एनवायरनमेंट में और भी छोटे मोटे मुद्दे होंगे, पर जाने लायक तो मेन अभी है। अभी ये COP27 समिट खत्म होगी, फिर हो सकता है और जोरदार नए नए मुद्दे हम पढ़ने बैठेंगे। एनवायरनमेंट के बाद बढ़ते हैं साइंस, पिछले 3 दिन में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ। साइंस में भी कुछ खास नहीं, ये हमने पहले ही पढ़े। मिशन प्रारंभ के, जिसके अंदर ये है हैदराबाद की एक स्काईरूट कंपनी, उसने जैसे PSLV GSLV क्या है, रॉकेट हैं जिसकी मदद से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने विक्रम नाम का एक रॉकेट बनाया, तो ये भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट है जिसकी मदद से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में लॉन्च कर सकते हैं। अब असल में ये जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ उसमें वो करीब 83 किलोमीटर तक ही गया है और फिर वापस उसको ला दिया या गिर गया ज़मीन पे या जो हुआ। तो ये तो पहला ट्रायल था, इसके बाद अभी और ट्रायल होने हैं। फिर उसमें एक साइंस का कंसेप्ट बताया, कर्मन लाइन। वो ऐसा है कि पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर का मार्क, जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो अपना पृथ्वी का एटमॉस्फेयर वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उधर सैटेलाइट रख नहीं सकते क्योंकि हो सकता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी अभी भी तेज हो और वापस उसको खींच ले, तो और ज़्यादा क्रॉस करना है।
तो ये करमन लाइन को क्रॉस कर पाया कि नहीं, अराउंड 83 किलोमीटर तक पहुंचा, तो 100 के ऊपर चढ़ना था तो शायद नहीं कर पाया। खैर, उस पर भी और फैक्ट्स आएंगे तो मंथली पीडीएफ में देख लेना। नार्को टैक्स, वो असल में दिल्ली के अंदर एक लिव इन रिलेशन में रहने वाले आदमी ने वो डेक्स्टर वेब सीरीज देख के फिर अपनी जो पार्टनर थी उसकी हत्या करके छोटे छोटे टुकड़े काट के जंगल में फेंक दिया। वो आदमी का नार्को टेस्ट करना है, ऐसी सब चर्चा है। नार्को टेस्ट के लिए कौन सी केमिकल यूज़ होती है वो आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए, सोडियम पेंटोथाल, जिसको ट्रूथ सीरम भी कहते हैं। असल में वो एक जात का एनेस्थेटिक है, मतलब वो नींद आ जाए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो आप आधे बेहोश रहेंगे आधे जागृत रहेंगे, और उस वक्त आप ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाएंगे जो दिल में वो बात आ जाए, तो इसलिए उसे यूज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उसमें जजमेंट में कुछ दो तीन नियम है। पहला, अपराधी की या दोषित व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं ले सकते, कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन रिक्वायर्ड, तभी उसका लाई डिटेक्शन ये नार्को एनालिसिस सब हो सकता है। दूसरा, जब आप ऐसे केमिकल के प्रभाव में हैं तो आपने जो भी कन्फेशन दिया कि हाँ मैंने मर्डर किया था, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। हालांकि उस वक्त आप जो बोलते हैं उससे अगर कोई एविडेंस मिलता है कि सपोज कि मैंने मारा था, तो वो बात कोर्ट में एडमिसिबल नहीं, लेकिन आपने मैंने मार के उसे यहाँ पर ये कुएं में फेंक दिया था, और अगर पुलिस वहाँ जाए और वो कुएं में से उसको मृत शरीर मिले, डेड बॉडी रिकवर्ड, तो फिर वो वाली चीज़ एडमिसिबल होगी। तो एविडेंस डिस्कवरी में वो मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा साइंस और एनवायरनमेंट में छोटे मोटे और चीज़ें होंगी कि जैसे वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था तो डायबिटीज़ के कुछ फैक्ट्स तो वो मैंने नोट में सीधे डाले हैं, वो पढ़ लेना। विक्रम एस मैंने आपको बताया, कर्मन लाइन मैंने आपको बताई, नार्को टेस्ट बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस 1718-19। मित्रों 2018 में फ्रांस ने नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT नाम की कॉन्फ्रेंस शुरू की। तो टेरर फाइनेंस के लिए लड़ेंगे ऐसी उसमें सब चर्चा होती होगी। और 2022 में भारत के अंदर दिल्ली में ये वाली समिट हो रही है अभी। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, उसका मैंने लिंक डाला है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम टेक्स्ट नोट में देख लेना, उसे आप खुद से पढ़िए ताकि आपकी वोकेबुलरी बेहतर। देखिए, टेरर फाइनेंस नहीं होना चाहिए तो हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्या आप उसको 150 वर्ड 250 वर्ड में लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, तो वो सब आप ये पढ़िए, आपकी वोकेबुलरी बेहतर करेगा। मैं इधर वो समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि वो आप समझ खुद ही सकते हैं, 40 मिनट उसका वीडियो नहीं खींचना, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो। दूसरी चीज़ थी G20 की इंडोनेशिया के बाली में समिट हुई, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अलग अलग देश के नेताओं को अलग अलग भारत के आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें जैसे पाटन के पटोड़ा, फिर ये ऐसे शॉल और दूसरी सब स्मृति चिन्ह और गिफ्ट्स दिए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो पीडीएफ और टेक्स्ट नोट के अंदर आ जाएगा, वो उधर देख लेना। इधर मैं एक एक फ़ोटो दिखाऊं फिर अच्छा ये इधर से बनता है, ये हिमाचल का है, ये गुजरात का है, वो पढ़ के ख़त्म करो, 40 मिनट उसका वीडियो मुझे नहीं खींचना। G20 समिट जब ख़त्म हुई इंडोनेशिया के बाली शहर में, तो फिर डेक्लरेशन या साझा बयान आएगा। अब उसमें बहुत सारी बातें होंगी, चिकनी चुपड़ी, ये करेंगे वो करेंगे। मेन तो थीम ये रहा कि रशिया यूक्रेन की क्राइसिस के बाद अभी लड़ने का वक्त नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहो, इंटरनेशनल लॉज इंटरनेशनल बाउंड्री का सम्मान करो वगैरह वगैरह। बाकी जो डिक्लेरेशन वो पीडीएफ फाइल में आराम से पढ़ लेना, उसमें भी सारी चीज़ याद नहीं रखनी, जो समझो 5-7 मुद्दे याद रखने ताकि मेंस में पूछे उसके आगे पीछे छाप देना है। इंटरनेशनल रिलेशन मेंस में कितना पूछते हैं, यूपीएससी मेंस पेपर 2 उसके अंदर 20 सवाल होते हैं, 20 में से 4 प्रश्न 5 प्रश्न उसके होते हैं, तो उतनी मेहनत करो भाई, एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड मत बनो। एक और मुद्दा चलता है ये है कि 2023 में भारत G20 समिट का उसी मेज़बानी करेगा, यहाँ पर भारत में होने वाली है। तो अभी भारत को उसकी प्रेसिडेंसी दी है, मतलब यू हैव टू ऑर्गेनाइज दिस। तो भारत उसमें क्या क्या कर सकता है उसकी रोज एक दो कॉलम आते रहते हैं, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर 4-5 जो मुद्दे वो समरी आ जाएगी पीडीएफ में, देख लेना क्या कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन में टैक्स इवेजन होता है उससे लड़ेंगे, सब देश साथ मिलकर स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमी में मंदी है उसको बेहतर करेंगे, कोरोना के बाद रिसर्च इनोवेशन, दवाइयों को बेहतर करेंगे। हाँ, तो हो गए 4 मुद्दे, इसके आगे पीछे और लिखो तो हो गया 150-250 वर्ड के आंसर, तो खेल खत्म। 2023 की समिट जो भारत में होने वाली है उसमें उसका क्या है लोगो, कमल का फूल और उसके ऊपर पृथ्वी का गोला है, वसुदेव कुटुंबकम ऐसी उसकी थीम है। तो प्रीलिम में ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इसके अलावा उसमें और क्या क्या हुआ, जस्ट अ मिनट।
इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आईआर। आईआर के अंदर एक तो ये इंटरनेशनल G20 डेक्लरेशन, पीएम ने कौन कौन से गिफ्ट्स दिए, मातानी पछेड़ी वो एक जात का टेक्सटाइल शॉल जैसी चीज़, पाटन का पटोला स्कार्फ दिया, फिर हिमाचल की पहरी पेंटिंग दी, वगैरह वगैरह। वो फैक्ट्स जो हैं उधर दिए, आराम से पढ़ लेना। मित्रों, अफगानिस्तान में शांति के लिए मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान ऐसी कुछ समिट हुई जिसमें भारत ने ये कहा कि अफगानिस्तान में जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे हमको नाराज़गी है दूसरे अलग देशों द्वारा। तो अमेरिका ये सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान, चीन और रशिया को ताना कस रहा है, जबकि पाकिस्तान, रशिया और चीन ये समझ रहे हैं कि इंडिया अमेरिका को ताना कस रहा है। खैर, फिर ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो हमने देखा। नॉर्थ कोरिया ने हवांग सॉन्ग नाम का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अमेरिका तक डैमेज कर सके ऐसा, पर वो तो चलते रहता है। ठीक है, G20 ग्रुप की कुछ थियरी वगैरह। वो पर्सन इन न्यूज़ में अब्बास मुंतासिर कौन थे, भारत के बास्केटबॉल प्लेयर जिनका देहांत हुआ। छेल्लो शो क्या है, गुजराती मूवी है जो ऑस्कार के अंदर विदेशी भाषा, तो भारत का ये एंट्री उसमें गया है। इसके अलावा और हिस्ट्री कल्चर में बाली यात्रा, वो ओडिशा के कटक के महानदी के आसपास ऐसा समारोह किया जाता है, उत्सव किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग पुराना ओडिशा मतलब कलिंग डायनेस्टी और बाली इंडोनेशिया, उन दोनों के बीच जो व्यापारिक रिश्ते थे, सांस्कृतिक रिश्ते थे, उसका हर साल हम उत्सव मनाते हैं। हाँ, तो प्लेसेस इन न्यूज़ और हिस्ट्री कल्चर के लिए याद रखना है। उसके अलावा हिस्ट्री कल्चर में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वो शिवसेना, बीजेपी वो ये उसके सामने बोलते हैं, फिर कॉलम्स उसके आते रहते हैं। तो वो सब हम एक हद से ज़्यादा काम का नहीं, जो बेसिक हिस्ट्री है वीर सावरकर और बाकी फ्रीडम फाइटर्स की, वो स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी वगैरह में से पढ़ के आप ख़त्म करो। जस्ट अ मिनट। तो डेली करंट अफेयर्स की ये जो तो 3 दिन का बैकलॉग मैंने ख़त्म किया। अब आप समझिए यहाँ पर एथिक्स के भी बहुत सारे समाचार थे, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, रॉयल एंट्री करने पर इलेक्शन कमीशन हुआ नाराज IAS ऑफिसर पे, बहुत सारी चीज़ चलती। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो कल मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा। तो डेली करंट अफेयर्स, अब एथिक्स में उसमें से कार्व आउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समझिए वो वाली चीज़ ऐसी है कि 6 महीने बाद मैं खुद भी भूल गया हूँ कि ये वाला कभी हमने देखा था या ये अच्छी चीज़ थी। तो मेन से पहले अगर आपको ऊपर ऊपर से कुछ देखना हो तो वो अलग से प्लेलिस्ट रहेगी तो बेहतर होगा कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम। इसलिए वो मैं बना के अभी से रखता हूँ, लेकिन वो प्लेलिस्ट अलग रहे तो एट फ्यूचर जब भी आपको रेफरेंस लेना हो तो मदद करे। हाँ, तो ये काम होगा। तो अभी व्हाट इज़ नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। सेवनटीन, 18, 19 के करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए। एथिक्स का मैं सेपरेट वीडियो, वो कल मैं कोशिश करता हूँ उसको डालने की। अभी कल और परसों, शनि और रवि मैं क्या करूँगा, संडे एथिक्स का वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। अब संडे और मंडे, तो संडे का फिर मैं डेली करंट अफेयर्स वो मंडे के साथ कंबाइन करके संडे और मंडे की कंबाइन डेली करंट अफेयर्स वाली चीज़ मंडे डाल दूंगा। उसके दो कारण है, एक तो संडे और मंडे दोनों दिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा समाचार नहीं होते, क्योंकि सारे सरकारी दफ्तर, संसद, सब चीज़ें बंद होती है, तो नया कुछ डेवलपमेंट होते नहीं, तो वो उधर कंबाइन कर देंगे और मेरा जो टाइम और एनर्जी बची तो मैं एथिक्स वाला एक और वीडियो बना के डाल दूँ। तो ये था। और इसके अलावा सोमवार रात 8 बजे तैयार हो जाए मृणाल्स मंडे टेस्ट सीरीज, फ्री में करंट अफेयर्स की टेस्ट होती है, हम ये जो भी पढ़ रहे हैं, ताकि जो पढ़ा है वो कितना याद रहा है, रिवाइज हुआ है कि नहीं, वो आप देख सकें। एनीवे, सो सी यू अकॉर्डिंगली, लेट्स क्रैक इट।